हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं हमारा जो है सो ये क्वेश्चन क्लास 10 सोशल साइंस जो है सो है, ठीक है। और क्लास 10 का क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं। और चलिए देरी ना करते हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि अमेरिका में आर्थिक मंदी की शुरुआत किस वर्ष हुई, ठीक है। तो याद रखिएगा 1929 की महामंदी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो 1929 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 का आंसर डी कर लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आलू अकाल किस देश में हुआ था। याद रखिएगा आलू अकाल जो है दोस्तों ये हमारा हुआ था। तो दोस्तों आप लोग याद रखें कि आ से आलू और आ से आयरलैंड जो होगा ना वही देश में हुआ था, ठीक है। आयरलैंड, ऑप्शन नंबर बी में देखिए आपका आयरलैंड है ना। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी, आयरलैंड, ठीक। हमारा इंग्लैंड में नहीं होगा, स्पेन में नहीं होगा, अमेरिका में नहीं होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देख रहे हैं क्या है हमारा अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल रेशेदार फसल नहीं है, ठीक है। जिसमें रेशा दोस्तों जिसमें रेशा नहीं आता है, ठीक है। जैसे देखिए कपास में रेशा आता है तो ये तो है, जूट में भी रेशा आता है, सर में भी रेशा आता है, रबड़ में रेशा नहीं आता है, तो रेशेदार फसल में रबड़ नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी कर लें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या देख रहे हैं, मध्य अमेरिका में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो दोस्तों हम इसका ऑप्शन पढ़ते हैं क्या क्या है। रे है, ठीक है, रोका है और मिल्पा है और क्या है, लंदाग। इसका ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा क्या पता है, ऑप्शन नंबर सी, मिल्पा कहा जाता है, ठीक है। मध्य अमेरिका में झूम खेती होती है ना, उसको बोलते हैं मिल्पा, ठीक है। कर ले आप लोग इसको। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देख रहे हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा कि रबी फसल को किस ऋतु में बोया जाता है, ठीक है। रबी फसल को किस ऋतु में बोया जाता है, तो याद रखिएगा इसको शीत ऋतु में बोया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, ठीक है। ए आपका नहीं होगा, बी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देख रहे हैं क्या है, ऑपरेशन फ्लड किस क्रांति से संबंधित है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग इसका ऑप्शन पढ़ते हैं, हरित क्रांति, नीली क्रांति, औद्योगिक क्रांति और श्वेत क्रांति। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। कि ऑपरेशन फ्लड जो है सो श्वेत क्रांति से संबंधित है, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देख रहे हैं अगला प्रश्न क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन पढ़ते हैं क्या है, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, अनुच्छेद 17, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 17 द्वारा जो है सो अस्पृश्यता यानी कि टचेबिलिटी इनटचेबिलिटी का जो होता है कानून ये समाप्त कर दिया गया, ठीक है। यानी किसी को छुओ और मतलब जो होते हैं ना नीचे जात के लोग ऊपर वाले जात को छूते थे पहले, तो बहुत बड़ा दंगा होता था, अब वो नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन 7 कर लें दोस्तों आप लोग से एक अनुरोध रहेगा कि अगर चैनल पे अगर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप कहाँ से हमारे वीडियो को देख पा रहे हैं, ठीक है। और चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देख रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है दोस्तों कि 1976 ईस्वी में किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन पढ़ते हैं क्या क्या है, 42वें। जी हाँ, हमारा सबसे पहला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कि हमारा जो है सो धर्मनिरपेक्षता वाला वर्ड जो है ना 1976 में 42वें संशोधन संविधान के संशोधन में जोड़ा गया था। इसको आप लोग जो है सो 8 का ये कर लें, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देख रहे हैं दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि धर्म से गांधी जी का मतलब सभी धर्मों से जुड़े हुए किन मूल्यों से था, सांप्रदायिक, कट्टर, नैतिक मूल्यों और सांस्कृतिक। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ना, गांधी जी जो है सो नैतिक मूल्यों के जो सो पक्ष में थे। गांधी जी जो है सो धर्म का अर्थ उनका हिसाब से नैतिक मूल्यों होता है, ठीक है, मोरल वैल्यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को चलते हैं दोस्तों। बहुत ही जल्दी हम लोगों ने ये कर लिया, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिया है ना। चलिए देखते हैं लास्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में प्रायः किस वर्ग को लैंगिक असमानता का सामना करना पड़ा, महिला, पुरुष, बच्चे और वृद्ध। तो याद रखिएगा अगर हम बोलते हैं ना उसको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है अक्सर महिलाओं के साथ ज़्यादा सामना करना पड़ा, ठीक है, महिलाओं के साथ। तो महिला इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों हमारा जो है सो क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। हम लोग आते हैं ये वेरी शॉर्ट मतलब अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर आते हैं, ठीक है। दोस्तों आप लोग अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए दोस्तों। मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि आपके लिए वीडियो जो है सो मुझे बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, तो आप लोग भी थोड़ा समझिए मुझे, है ना। चलिए आप लोग के लिए हम जो है सो लगे रहेंगे काम पे हमेशा, आप लोग भी जो है सो थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, लैंगिक असमानता किसे कहते हैं, ठीक है। आइए इसका आंसर जानते हैं, लैंगिक असमानता किसे कहते हैं। देख पा रहे हैं
देख पा रहे हैं कि लैंगिक असमानता किसे कहते हैं। हमने डायरेक्टली उसका क्वेश्चन लेके आ गया। लिंग के आधार पर समाज में पुरुषों एवं महिलाओं के बीच जो असमानता पाई जाती है वह लैंगिक असमानता कहलाती है। यह समानता जन्म दर से शुरू होकर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक एवं अन्य क्षेत्रों तक पाई जाती है। ठीक है, आप लोग लैंगिक असमानता का जो है सो आंसर लिख लें। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या रहेगा कि रोपण कृषि क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग आंसर देखेंगे। ठीक है, रोपण कृषि क्या है, आइए इसका आंसर जानते हैं। दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हैं कि रोपण कृषि क्या है। उसका आंसर कि रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जिसमें चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। ठीक है, तो आप लोग इसको इतना ही लिखें, ज़्यादा आगे बढ़ाइएगा तो बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मेन जो रोपण कृषि क्या है इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक हो गया। ठीक है, इसको आप लोग कर लें। चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, हम लोग आ गए हैं अगले प्रश्न की ओर। देख रहे हैं क्या है कि जातिवाद क्या है, जातिवाद की बुराइयां कैसे दूर की जा सकती है। आइए इसका आंसर हम लोग जानते हैं। तो देखिए इसका हम लोग आंसर करते हैं। देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है कि बड़ी समाज व निची थोड़ा सा पढ़ते हैं हम लोग, है ना। क्या लिखा हुआ है कि बड़ी समाज व ऊंची जाति के लोग छोटी जाति वाले लोगों से भेदभाव व कुछ छुआछूत भी करते हैं। ईश्वर ने मनुष्य बनाया लेकिन भेदभाव व छुआछूत इंसान करता है। बड़ी जाति के लोग के व छोटी जाति के लोगों में खून तो लाल है, ऐसा लोगों की सोच पर निर्भर करता है। देखिए दोस्तों, मैंने इसका आंसर यहाँ लिखने का प्रयास किया है कि एक ऊंची जाति के लोगों द्वारा नीची जाति के लोगों के साथ जो भेदभाव होता है, चाहे किया जाता है ना, उसे क्या बोलते हैं, उसे जातिवाद कहते हैं। एक बार फिर सुन लें, एक ऊंची जाति के लोगों द्वारा एक नीची जाति के लोगों के साथ जो भेदभाव किया जाता है उसे जातिवाद कहते हैं। ठीक है, और जातिवाद की बुराइयां कैसे दूर की जा सकती है दोस्तों, इसका एक ही जो रीज़न है कि उसको हम लोग जो सो क्या संविधान। तो जातिवाद की बुराइयां कैसे दूर की जा सकती है दोस्तों, इसका एक ही उपाय है कि जातिवाद की बुराइयां जो है सो संविधान के द्वारा जो सो दूर की जा सकती है। ठीक है, तो समझ लें। अब फिर से पढ़ दे रहे हैं, आप इसको सुन के लिख लीजिएगा कि जातिवाद क्या है। जातिवाद जो दोस्तों एक प्रथा है जिसमें उच्च जाति के लोग नीचे जाति के लोगों के साथ क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं। ठीक है, हर चीज़ में। ठीक है, ये हो गया। दूसरा चीज़ क्या है कि इसकी बुराइयां को दूर कैसे किया जा सकता है, तो इसकी बुराइयों को दूर करने के लिए संविधान जो है इसका होना अति आवश्यक है। संविधान के नियमों कानूनों के आधार पर जो है सो अगर हम सबको एक समानता की नज़र से देखें तो जातिवाद दूर हो सकता है, और आज भारत में बहुत हद तक दूर हो चुका है ये जातिवाद। ठीक है, इसको आप लोग लिख लें। ठीक है, समय नहीं है इसलिए मैं इसको लिख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, लिख लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत के 3 नकदी फसलों के नाम बताएं। तो दोस्तों, भारत के 3 नकदी फसल जो हो गए, तो दोस्तों भारत के जो 3 नकदी फसल हो गए वो क्या हो गए, जूट, ठीक है, कपास, ठीक है, तंबाकू, ये सब। ठीक है, इसको आप लोग लिख लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारा हो गया दोस्तों। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, जाति का राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। आइए इसका आंसर करते हैं हम लोग। तो दोस्तों पढ़ते हैं, आइए इसका आंसर क्या लिखा हुआ है। जाति व्यवस्था का पारंपरिक रूप से लोगों की सत्ता तक पहुँच है ना पर महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है। विशेषाधिकार प्राप्त उच्च जाति के समूह काफ़ी अधिक आर्थिक और राजनीतिक शक्ति प्राप्त करके अधिक लाभान्वित होते हैं, जबकि निम्न जाति समूहों की उन शक्तियों तक सीमित पहुंच होती है। दोस्तों सिंपल में बोलें तो बोलते हैं कि जाति का प्रभाव जो है राजनीति पर जो है बहुत ही प्रभावित रहता है, क्योंकि उच्च जाति के लोग जो होते हैं ना वो अपनी ही जाति के नेता को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, चाहे वो नेता अच्छा हो चाहे अच्छा नहीं भी हो, उसको सपोर्ट करते हैं वो। ठीक है, जातिवाद में चले जाते हैं, वो देश की तरक्की को नहीं देखते हैं। वो सोचते हैं कि हमारा देश, हमारा जात का आदमी खड़ा हुआ है, उसको जिताएंगे, उसको नेता बनाएंगे, है ना। और कौन सही है कौन गलत है वो लोग नहीं ध्यान देते हैं। तो यही इसका मेन प्रभाव पड़ता है। और वे लोग क्या होते हैं, जाति के सपोर्ट से वो लोग वोट जीतते भी है और अपने लोगों को जिताते भी है। तो यही इसका प्रभाव पड़ता है ना। इसको आप लोग लिख लें। चलते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं क्या है दोस्तों। हमारा आखिरी प्रश्न है, दिख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, भारत में रबी फसल और खरीफ फसल में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, तो दोस्तों आइए इसका हम लोग आंसर देखते हैं क्या लिखा हुआ है, जैसे देख पा रहे हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। देखिए खरीफ फसल और रबी फसल, ठीक है,
यह फसल मानसून ऋतु के आगमन के साथ शुरू होती है, यानी कि बारिश में शुरू होती है, ठीक है। और यह फसल मानसून ऋतु के बाद शरद ऋतु के साथ शुरू होती है, ठीक है। यानी कि ये बारिश में शुरू होती है और ये बारिश के बाद शुरू होती है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, इसकी प्रमुख फसलें धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, पटसन और मूंगफली आदि है, ठीक है। और इसका क्या है दोस्तों, इसकी मुख्य फसलें गेहूँ, जौ, चना, सरसों और अलसी जैसे तेल निकालने वाले जो बीज आदि उनके ये फसल होते हैं। आगे देखिए क्या है, इन फसलों के पकने में कम समय लगता है और इन फसलों के पकने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है, ठीक है। हमारा इसमें आखिरी पॉइंट देख रहे हैं कि इन फसलों का प्रति हेक्टर उत्पादन कम होता है और इन फसलों का प्रति हेक्टर उत्पादन अधिक होता है। तो दोस्तों हमने करीब 4 यहाँ पे पॉइंट बताया है जो कि ये खरीफ फसल और रबी फसल का अंतर को स्पष्ट करता है। आप लोग वीडियो को रोक करके इसको लिख लें, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने 16 का 16 क्वेश्चन कर लिया। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल में आने के बाद दोस्तों सब्सक्राइब तो आप लोग करते हो, कुछ लोग नहीं भी किए हैं, तो अगर नहीं किए हैं तो कर ले। और सब्सक्राइब जो करने वाले के साथ साथ करने के बाद जो है उसका बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि हम अगले वीडियो को लाएंगे तो आपके तक वो वीडियो पहुँच जाएगा, ठीक है। चलिए देरी ना करते हम लोग जो है वीडियो खत्म करते हैं, क्योंकि इसको अपलोड भी करना है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।